जमीन के बेटे। राजस्थान के अर्ध शुष्क इलाके में स्थित एक छोटे से गांव रतनपुर में एक साधारण किसान नाम रामस्वरूप रहते थे। उनकी जिंदगी सरल लेकिन कठिनाई से भरी थी। हर दिन सूर्योदय से पहले शुरू होता और देर रात तक खेतों में मेहनत करते हुए खत्म होता। उनके पास केवल 2 एकड़ जमीन थी जो उन्होंने अपने स्वर्गीय पिता से विरासत में पाई थी। रामस्वरूप अपने बुजुर्ग माता पिता, पत्नी गौरी और उनके 2 बच्चों सोनू और पिंकी के साथ रहते थे। निरंतर कठिन परिश्रम के बावजूद उनका केवल एक सपना था, अपने बच्चों को शिक्षित करना और उन्हें एक बेहतर जीवन देना, जिससे वे उस गरीबी के चक्र से बाहर निकल सके जो उनकी परिवार पर सदियों से छाई हुई थी। लेकिन सपने कभी पेट नहीं भरते। रतनपुर में सूखा अक्सर आता था। बारिश की अनिश्चितता थी, जमीन कठोर थी और पानी की कमी थी। जब फसलें खराब होती तो उधारी बढ़ती जाती। अपने परिवार को खड़ा रखने के लिए रामस्वरूप ने एक स्थानीय मनीलेंडर से ऊंचे ब्याज पर पैसा उधार लिया। साल दर साल कर्ज उनकी जिंदगी पर एक साए की तरह बढ़ता गया। एक विशेष वर्ष बारिश कभी नहीं आई। आसमान निर्दयता से नीला रहा। फसलें खिलने से पहले ही मुरझा गई। उसी वर्ष गांव में 4 किसानों ने आत्महत्या कर ली। हवा में निराशा का घना गुबार था। हर घर ने एक नुकसान का सामना किया, जीवन का, उम्मीद का, लड़ाई के हौसले का। लेकिन रामस्वरूप हालांकि हिल गए थे, हार मानने को तैयार नहीं थे। जब तक जीवन है तब तक जमीन है, और जब तक जमीन है तब तक उम्मीद है, वह अक्सर कहते थे। बिना किसी बचत और बिना क्रेडिट के रामस्वरूप ने अपनी बैलगाड़ी, जो उनकी आखिरी कीमती संपत्ति थी, बेच दी और एक पुराना पानी पंप खरीदने में कामयाब हुए। उन्होंने रिश्तेदारों से पैसे इकट्ठा किए और एक बोरवेल खुदवाया, पानी की जड़ी बूटी करते हुए। जब ड्रिल ने पानी पर प्रहार किया, रामस्वरूप ने आंसू बहाए, न तो दुख के कारण बल्कि फिर से मिली उम्मीद के कारण। बोरवेल लगाने के बाद रामस्वरूप को अब बारिश के लिए बेबस बैठना नहीं पड़ता था। पंप से पानी बहते देख उसके मन में एक नई ऊर्जा आई, जो उसने वर्षों से महसूस नहीं की थी। लेकिन उसे पता था कि सिर्फ पानी ही पर्याप्त नहीं था, उसे खेती में एक नया दृष्टिकोण अपनाना होगा। एक बार जब वह बीज खरीदने के लिए नजदीकी शहर गया, तो उसने देखा कि एक कृषि अधिकारी एक स्टॉल पर जैविक खेती के बारे में पैम्फलेट बांट रहे थे। जिज्ञासा से वह सुनने के लिए रुक गया। अधिकारी ने समझाया कि प्राकृतिक उर्वरकों जैसे कंपोस्ट और गोबर का उपयोग न केवल मिट्टी की सेहत को बेहतर बना सकता है, बल्कि बाजार में बेहतर कीमत भी दे सकता है। रामस्वरूप अपने घर लौटे और जैविक तरीकों के बारे में जो कुछ भी पढ़ सकते थे, वह पढ़ने लगे। उनकी पत्नी गौरी ने उनका समर्थन किया। उन्होंने गोबर, रसोई के अपशिष्ट और सूखे पत्तों को एकत्र करना शुरू किया ताकि कंपोस्ट तैयार की जा सके। बच्चे भी स्कूल के बाद मदद करने लगे, कंपोस्ट मिलाना, पौधे लगाना और फसलों की पंक्तियां लेबल करना। उन्होंने टमाटर और हरी मिर्च को चुना, ऐसी फसलें जिन्हें कम पानी की आवश्यकता थी और जो जल्दी तैयार होती थी। यह एक जोखिम था, जैविक तरीका धीमा था और इसमें धैर्य की आवश्यकता थी। लेकिन उन्होंने पहले ही बहुत कुछ खो दिया था। उन्होंने सोचा, वे इससे और क्या खो सकते हैं। सप्ताह महीनों में बदल गए। वह जमीन जो पहले सूरज के नीचे दरकी होती थी, अब हरी नजर आ रही थी। टमाटरों के छोटे छोटे गुच्छे लताओं से झूलते हुए देखकर गौरी की आंखों में आंसू आ गए। ये वर्षों में पहली बार था जब रामस्वरूप बिना चिंता के मुस्कुरा सके। लेकिन लड़ाई खत्म नहीं हुई थी। अपनी उपज बेचना अगली चुनौती थी। रामस्वरूप ने अपना पहला सफल टमाटर और मिर्च का फसल काटा। वे पहले से कहीं अधिक स्वस्थ दिख रहे थे, गोल मटोल, रंग में समृद्ध और रासायनिक दाग से मुक्त। उन्होंने उन्हें बोरियों में भरकर स्थानीय मंडी बाजार की ओर बढ़े, अच्छे लौटने की उम्मीद के साथ। लेकिन सच्चाई ने कड़ा प्रहार किया। व्यापारी उनकी उपज पर ध्यान नहीं दे रहे थे। जैविक, ये सिर्फ ज्यादा चार्ज करने का एक बहाना है, एक ने मुस्कुराते हुए कहा। दूसरे ने कंधे उचका दिए, किसे पता कि यह वास्तव में जैविक है। हम आपको वही दर देंगे जो दूसरों को, ले लो या छोड़ दो। हार कर रामस्वरूप आधी उपज के साथ लौट आए।
उस शाम उन्होंने चुपचाप अपने घर के बाहर बैठकर उन खेतों की ओर देखा, जिन्होंने फिर से उन्हें शांति नहीं दी थी। तभी एक युवा आवाज ने कहा, चाचा, क्या ये आपके टमाटर हैं? ये नीरज था, एक 24 वर्षीय विद्यालय शिक्षक जो हाल ही में गांव में आया था। रामस्वरूप ने सिर हिलाते हुए कहा। नीरज ने उपज को देखकर कहा, ये तो बेहतरीन है। क्यों नहीं आप सीधे उपभोक्ताओं को बेचते मंडी में जाने के बजाय? रामस्वरूप ने कुला के स्वर में हंसते हुए कहा, और मैं खरीदारों को कैसे ढूंढूं? मेरे पास कोई संबंध नहीं है। मैं तो स्मार्टफोन का उपयोग करना भी नहीं जानता। नीरज ने मुस्कुराते हुए कहा, इसीलिए तो मैं यहाँ हूँ। अगले कुछ हफ्तों में नीरज ने रामस्वरूप की मदद की और एक व्हाट्सएप समूह बनाया जिसका नाम ताजा खेत से रखा। उसने उपज की तस्वीरें पोस्ट की और संक्षिप्त नोट्स लिखे, कोई रसायन नहीं, ताजा फसल, घर पहुंचाने की सुविधा उपलब्ध है। धीरे धीरे ऑर्डर आने लगे, पहले स्कूल के स्टाफ से, फिर आसपास के गांवों से। कुछ डॉक्टर और स्वास्थ्य चेतन परिवार असली जैविक उत्पादों के लिए बाजार मूल्य से दोगुना भुगतान करने को तैयार थे। वर्षों बाद रामस्वरूप ने अपने कर्ज का एक बड़ा हिस्सा चुकाने के लिए पर्याप्त पैसा कमाया। उसने सोनू और पिंकी के लिए स्कूल की यूनिफॉर्म खरीदी और गौरी के लिए एक नई साड़ी। उसने बचत भी शुरू कर दी, लेकिन उसकी सफलता अनदेखी नहीं रही। कुछ गांव वाले, जो पहले उसकी स्थिति पर तरस खाते थे, अब उसे संदेह से देखने लगे। अफवाहें फैलने लगी, वह किसी तरह धोखा दे रहा है। शायद नीरज उसे नकली जैविक सब्जियां बेचने में मदद कर रहा है। कोई भी बस टमाटर उगाकर अमीर नहीं हो सकता। रामस्वरूप ने चुपचाप इन गपशपों को नजरअंदाज किया। वह जानता था कि बदलाव की राह आसान नहीं होती, लेकिन एक नई समस्या उभर रही थी जो उसकी मूल्यों और साहस की परीक्षा लेगी। एक सुबह रामस्वरूप को धुएं की गंध आई। वह बाहर रश्ट और रुक गया। उसकी मिर्च की फसल, जो दिन पहले हरी भरी और खिलती थी, अब राख का ढेर बन गई थी। आग ने टमाटरों तक नहीं पहुंचा, लेकिन नुकसान साफ था। किसी ने रात में जानबूझकर उसके खेत के एक हिस्से को आग लगा दी थी। गौरी ने चिल्लाते हुए पूछा, ऐसा कौन करेगा? रामस्वरूप को पता था, हालांकि उसके पास कोई सबूत नहीं था, लेकिन उसका दिल उसकी ओर इशारा करता था। ललचंद, उसका पड़ोसी। ललचंद कभी एक गर्वित किसान था, लेकिन वर्षों की असफलता ने उसे कड़वा बना दिया था। रामस्वरूप की सफलता के बाद वह खुलेआम दुश्मनी दिखाने लगा। अक्सर उसे सार्वजनिक रूप से मजाक में नीरज का पालतू कहकर बुलाने लगा। रामस्वरूप पुलिस के पास जा सकता था, लेकिन सबूत कम थे। एक शिकायत से गांव में और तनाव बढ़ेगा। उसका परिवार उसे चुप रहने के लिए कहता रहा, लेकिन नीरज का विचार कुछ और था। आपको बोलना चाहिए, चाचा। अगर आप इसे जाने देंगे तो वे फिर से ऐसा करेंगे। आप अब एक प्रतीक बन गए हैं, दूसरे आपको देखते हैं। रामस्वरूप एक दिन चुप रहा, डर और गर्व के बीच फटा हुआ। फिर उसने एक साहसी फैसला किया। अगली सुबह उसने पुरानी पीपल के पेड़ के नीचे एक पंचायत की बैठक बुलाई। पूरे गांव ने इकट्ठा हुआ, जिज्ञासु, सतर्क, कुछ तो मजाक में भी। रामस्वरूप उनके सामने खड़ा हुआ, शांत लेकिन दृढ़। मेरे पास सबूत नहीं है, लेकिन किसी ने मेरी फसल जला दी है। मैं नाम नहीं लूंगा, मैं पुलिस केस नहीं करूंगा, लेकिन मैं इतना कहूंगा, अगर कोई सोचता है कि वे मुझे असफलता की ओर लौटने के लिए डरा सकते हैं, तो वे गलत हैं। मैं इस धरती का पुत्र हूँ। मैं गिरूंगा, लेकिन मैं फिर से उठूंगा, और मैं ईमानदारी से खेती करना नहीं छोड़ूंगा। सन्नाटा छा गया। कुछ सिर झुक गए, कुछ आंखें भर आई। ललचंद उस बैठक में नहीं आया, लेकिन खबर अवश्य उसे पहुंची। उस सप्ताह रामस्वरूप ने जले हुए खेत में फिर से खेती शुरू की। नीरज ने उनकी व्हाट्सएप ग्रुप में इस तोड़फोड़ के बारे में पोस्ट किया। समर्थन की बाढ़ आ गई। दर्जनों ग्राहकों ने अगले फसल के लिए अग्रिम भुगतान किया। ये घटना स्थानीय कृषि अधिकारी का ध्यान भी खींची, जो रामस्वरूप के खेत का दौरा करने आया। आप यहाँ अद्भुत काम कर रहे हैं, अधिकारी ने कहा। सरकार के पास छोटे किसानों के लिए जैविक विधियों को अपनाने की एक अनुदान योजना है। आप इसके योग्य हैं। यह एक मील का पत्थर था।
अनुदान के पैसे से रामस्वरूप ने अपने औजारों को अपग्रेड किया, ड्रिप सिंचाई लगाई और पैकेजिंग सब्जियों के लिए एक छोटा शेड बनाया। उसने आसपास के 2 युवा किसानों को भी प्रशिक्षित किया जो उससे सीखना चाहते थे। लेकिन सफलता के साथ एक गहराई से सवाल भी आया, अब आगे क्या? क्या यही काफी था, या क्या उसने उस मिट्टी के लिए कुछ और करने का उधार लिया था जिसने उसके जीवन को आकार दिया? महीने बीत गए और रामस्वरूप का नाम रतनपुर के बाहर भी फैलने लगा। आसपास के गांवों के किसान उसके खेत को देखने के लिए आने लगे, उसकी तकनीकों के बारे में जिज्ञासु। कुछ संदेह के साथ आए, जबकि अन्य आशा के साथ। रामस्वरूप ने सभी का स्वागत एक समान विनम्रता के साथ किया। एक दिन नीरज के साथ खेतों में चलते हुए उसने रुककर कहा, आप जानते हैं, मैं सोच रहा हूँ, मैं बहुत दूर आ गया हूँ, लेकिन मेरे जैसे अन्य लोगों का क्या? अगर हम अकेले लड़ेंगे तो हम कभी प्रणाली को नहीं बदल पाएंगे। नीरज ने मुस्कुराते हुए कहा, तो अकेले मत लड़ो, कुछ बनाओ, लोगों को एक साथ लाओ। प्रेरित होकर रामस्वरूप ने स्थानीय किसानों की एक बैठक बुलाई। केवल कुछ ही आए, अधिकांश संदेह में थे। सहकारी समितियां कभी नहीं चलती, एक ने कहा। हमने पहले अच्छे वादे सुने हैं, लेकिन रामस्वरूप ने हार नहीं मानी। उसने अगले सप्ताह प्रत्येक किसान के घर का दौरा किया, अपनी यात्रा साझा करते हुए सिर्फ सफलता नहीं बल्कि नुकसानों, जले हुए फसल और संदेह की रातों की भी। धीरे धीरे मानसिकताएं बदलने लगी। नीरज की मदद से उन्होंने मिट्टी का सेवा संघ नामक एक छोटा जैविक किसान सहकारी पंजीकृत कराया। शुरू में 5 किसान शामिल हुए, फिर 10, आखिरकार 15 परिवारों ने अपने संसाधनों को मिलाकर बिना रासायनिक उत्पादों वाली सब्जियां, दालें और मसाले उगाना शुरू किया। वे साथ में मार्केटिंग करते थे, साथ में बिक्री करते थे और मुनाफा भी बराबर बांटते थे। रामस्वरूप ने तो छोटे छोटे प्रशिक्षण सत्र भी शुरू कर दिए, जिनमें वह कंपोस्ट बनाना, ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल और ऑनलाइन ऑर्डर कैसे संभालें, ये सब सिखाते थे। लेकिन नई सफलता के साथ नए दुश्मन भी आ गए। नजदीकी मंडियों के बिचौलिए गुस्से में थे, उनके खरीदार छिन गए थे, मुनाफा घट रहा था। एक दिन एक व्यापारी राजवीर रामस्वरूप के पास आया और सीधा बोला, अपना ग्रुप तोड़ दो, सिर्फ हमें बेचो, अच्छा पैसा देंगे, हीरो बनने की जरूरत नहीं है। रामस्वरूप ने शांत स्वर में जवाब दिया, हम आपका धंधा नहीं छीन रहे, हम तो बस अपना सच बेच रहे हैं, और सच को इजाजत नहीं चाहिए होती। कुछ ही हफ्तों में मुश्किलें फिर से शुरू हो गईं। डिलीवरी की गाड़ियां गांव की सड़कों पर रोक दी गईं। कुछ ग्राहकों को झूठी अफवाहों से गुमराह किया गया। सहकारी समिति पर एक झूठा आरोप लगाया गया कि वे प्रतिबंधित कीटनाशकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन इस बार रामस्वरूप अकेले नहीं थे। कृषि अधिकारी नीरज और कई वफादार ग्राहक उनके समर्थन में आ गए। जांच के बाद शिकायत खारिज हो गई, बल्कि इस घटना से संगठन और भी मजबूत हो गया। इसी बीच घर में भी एक चुपचाप बदलाव हो रहा था। रामस्वरूप का बेटा सोनू, जो कभी शहर भाग जाना चाहता था, अब खेतों में समय बिताने लगा था। वह टैबलेट लेकर आता, फसलों का रिकॉर्ड रखता, एक एनजीओ से मिले सेंसर से मिट्टी की जांच करता और यहाँ तक कि ऑर्गेनिक स्प्रे के लिए ड्रोन के इस्तेमाल का सुझाव भी देता। एक दिन रामस्वरूप ने मुस्कुराते हुए पूछा, तो अब किसान की जिंदगी तेरे लायक लगने लगी? सोनू ने हंसते हुए जवाब दिया, आपने खेती को सिर्फ जरूरत नहीं, विज्ञान बना दिया है। और हाँ, मैं उसका हिस्सा बनना चाहता हूँ। पहली बार रामस्वरूप ने अपनी विरासत को मिट्टी में नहीं, अपने बेटे के सपनों में अंकुरित होते देखा। मिट्टी का सेवा संघ नाम की सहकारी समिति लगातार बढ़ी। एक साल में 5 गांवों के 30 से अधिक किसान जुड़ चुके थे। रामस्वरूप ने केवल खेती का एक नया मॉडल नहीं बनाया था, बल्कि एक नई उम्मीद बोई थी। अब वे अपने उत्पाद शहरी वीकेंड मार्केट्स में बेचते, किराना ऐप से जुड़ते और जयपुर के एक छोटे ऑर्गेनिक कैफे को भी माल सप्लाई करते। ग्राहक उनके टोकरों पर छपे सॉइल ग्रोन लेबल को पहचानने लगे थे। एक शाम एक ट्रेनिंग सत्र के दौरान राज्य कृषि विभाग का एक अधिकारी आया। खेत का दौरा किया और सोनू से डेटा आधारित खेती पर बात की। फिर उसने रामस्वरूप से कहा,
आप जैसे नेता की जरूरत है ग्रामीण भारत को। एक हफ्ते बाद एक स्थानीय राजनीतिक पार्टी ने रामस्वरूप को पंचायत चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया। आप ईमानदारी से बोलते हैं, लोग सुनते हैं। हमें आपकी जरूरत है असली बदलाव के लिए, पार्टी कार्यकर्ता ने कहा। गांव में चर्चा छिड़ गई। कुछ लोग उत्साहित थे, कुछ डरे हुए। गौरी को गर्व था, लेकिन चिंता भी। राजनीति कीचड़ भरा मैदान है, उसने कहा। क्या तुम्हारे पास अपनी मिट्टी के लिए समय बचेगा? रामस्वरूप असमंजस में थे। उन्हें अपनी जमीन से प्यार था, पर वे जानते थे कि नीति भी जरूरी होती है। अगर वे और किसानों की मदद सिर्फ फसल से नहीं, बल्कि फैसलों से कर पाते तो। लेकिन फिर फैसला प्रकृति ने कर दिया। एक रात अचानक रतनपुर में एक भीषण तूफान आया। हवाओं ने सहकारी समिति की नई शेड को उड़ा दिया। आधी टमाटर की फसल बर्बाद हो गई। बोरवेल की मोटर जल गई। पेड़ रास्तों पर टूटे पड़े थे, मानो एक बुरा सपना था। लेकिन अगली सुबह कुछ अद्भुत हुआ। हर सदस्य रामस्वरूप के खेत पर पहुंचा। वे शोक मनाने नहीं, पुनर्निर्माण करने आए थे। सोनू और उसके दोस्तों ने सिंचाई लाइनें दोबारा जोड़ी। गौरी और महिलाओं ने मलबा हटाया। नीरज ने व्हाट्सएप पर राहत मुहिम चलाई। जयपुर से ग्राहक पैसे भेजने लगे। यहाँ तक कि रामस्वरूप का पुराना प्रतिद्वंदी लालचंद भी चुपचाप औजार लेकर आ गया। 3 दिन में खेत फिर से खड़ा हो गया, पूरा नहीं, लेकिन जीवित। उस शाम रामस्वरूप ने सबको काम करते देखा और नीरज से कहा, मैं समझता था मैंने एक सहकारी समिति बनाई है, लेकिन मैंने एक परिवार खड़ा किया है। कुछ हफ्तों बाद उन्होंने चुनाव का प्रस्ताव औपचारिक रूप से ठुकरा दिया। मैं किसान पैदा हुआ हूं, उन्होंने नेताओं से कहा, और किसान की तरह ही मरूंगा। लेकिन अपनी मिट्टी से ऐसे नेता बनाता रहूंगा जो सिर्फ फसल नहीं, बदलाव उगाएं। आज रामस्वरूप का नाम पूरे राज्य में जाना जाता है। उनकी सहकारी समिति ने 10 जिलों में ऐसे ही मॉडल्स को जन्म दिया है। सोनू ने एक फार्म टेक स्टार्टअप शुरू किया है, जो ऑर्गेनिक किसानों को सीधे ग्राहकों से जोड़ता है। हर मौसम में नए पौधे सिर्फ खेतों में नहीं, जहन में भी रोपे जाते हैं। और हर सुबह जब रामस्वरूप नंगे पांव खेतों में चलते हैं, वो मुस्कुराते हैं, क्योंकि उन्होंने जमीन पर राज नहीं किया, बल्कि उसकी सेवा की। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।